हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है, यानी कि जो आपकी जीके की बुक है, उसको हम कर रहे थे। ठीक है। और ये जो है बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी, अगर आप पीसीएस प्री की बात करते हैं या वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। और हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है इतिहास। इतिहास में भी हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में जो टॉपिक्स है ना गाइस, वो आप यहाँ देख सकते हैं इस बुक में, जो भी टॉपिक्स मतलब जो जो पॉइंट्स टॉपिक्स आने हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और सॉरी, बहुत दिन बाद वीडियो आने के लिए एक्चुअली बीच में कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। विषय सूची की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए हम लोग इतिहास कर रहे थे। ठीक है। तो प्राचीन भारत हो चुका है, मध्यकालीन हमारा चल रहा है। और मध्यकालीन भारत हमारा चल रहा है गाइस। उसके बाद है आधुनिक भारत। हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, फिर भूगोल की बात करेंगे जिसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है। फिर गाइस यहाँ पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे विविध है। यहाँ पे ये अपडेट जो होगा हम उसकी बात करेंगे। पुरानी बुक है तो इसमें हम अपडेट के संग बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे खेल कूद हो गया आपका, कंप्यूटरों का, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो गैस जितना हम कर चुके थे उससे आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे खिलजी वंश की। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1290 से लेकर 1320, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 साल। ठीक है। सबसे छोटा है यही। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो शासन को समाप्त कर 1290, देखिए ये इतना जरूरी है, 1290 को क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने जो है खिलजी वंश की जो है स्थापना करी। तो दोस्तों एक बात समझिएगा कि स्थापना कौन करता है इम्पॉर्टेंट होता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने जो है आपका किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बात भी हो जाती है इंपॉर्टेंट कि इसने राजधानी किसको बनाया। राजधानी इंपॉर्टेंट होती है, किसने स्थापना करी वो इंपॉर्टेंट होता है, कौन बहुत महान रहा होगा या शक्तिशाली शासक रहा होगा उस समय उसने, या सर्वप्रथम किसी ने कोई काम करवाया हो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा यहाँ लिखा है कि जलालुद्दीन की हत्या जो है 12, ये वाला बंदा जिसने स्थापना करी 1296, देखिए स्थापना 90 में हो रही है और इसकी मृत्यु हो गई, देखिए हत्या हो गई। तो 1296 में उसी का भतीजा और उसी का जो दामाद था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम आपने सुना होगा, इसने जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दी। तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसकी हत्या हुई है। ठीक है। और किसने करी है, कब हुई है, जन्म कब हुआ, मतलब जन्म नहीं, ये शासक कब बना है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि 1296 में देखिए इसकी हत्या हुई यहाँ पे। अब इसी में क्या होता है, 1296 में कौन दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। इसी ने हत्या करी थी, अब ये सुल्तान बन गया। अच्छा इसके बचपन का नाम क्या है अलाउद्दीन के, अली या आपका गुरसाज। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो है आपका नकद वेतन देने और जो है स्थायी सेना की नींव रखी, यानी कि स्थायी सेना का मतलब हो गया गाइस, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर सेना थी। ठीक है। ऐसा नहीं था कि जब युद्ध हो रहा है तो आपने गाँव वालों से कह दिया कि चलो भैया सेना बनाओ, भर्ती हो जाओ। ठीक है। ऐसा नहीं है, उसकी एक स्थायी सेना थी। ठीक है। और सेना को कैसे, नगद कैश में जो है आपका सैलरी देता था। फिर है दिल्ली के शासकों में जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद सबसे जो है सबसे विशाल जो है स्थायी सेना थी। तो इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि अगर दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे विशाल सेना तो ये अलाउद्दीन खिलजी की। अच्छा फिर यहाँ पे लिखा है घोड़े दागने और सैनिकों का जो है हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी इसने ही करी है। तो ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट, देखिए रेड कलर में भी है। ठीक है। तो ये जो है शुरुआत कौन कर रहा है इन दोनों की, ये कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। अच्छा इसने जो है आपका भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया। अब बढ़ा के उपज का कितना परसेंट, कितना पार्ट कर दिया, 1/2, यानी कि अगर आपके पास 100 किलोग्राम कुछ हो रहा है तो उसका 1/2 यानी 100/2 यानी कि आपका 50 किलोग्राम तो आपको देना पड़ेगा क्या, कर, यानी कि क्या है, भू राजस्व देना पड़ेगा। राइट। अच्छा फिर इसने क्या करा, जो लूट का धन होता है उसको बोलते हैं खम्स। अच्छा इसमें जो है सुल्तान को कितना हिस्सा मिला है, 1/4 भाग मिल रहा है। और 3/4 भाग जो है, सॉरी, पहले जो सुल्तान जो है ना हिस्सा लेता था 1/4 लेता था। ठीक है। सपोज कि 100 है, 100/4 हो गया तो ये कुछ हो गया गाइस, कुछ 28 कुछ 20
26-27 ऐसे % हो गया, ठीक है। इतना तो ये पहले सुल्तान लेता था, लेकिन अब इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3/4 कर दिया। यानी कि अगर 100 है तो 75% जो है कौन ले रहा है, आपका ये ले रहा है, ठीक है। और 25% जिसने लूटा है वो लोग लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो क्या हुआ कि 25% से सीधे पहुँच गया 75% पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसने व्यापारियों में जो है बेईमानी रोकने के लिए क्या किया, कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और इसने अपने शासनकाल में क्या है, मूल नियंत्रण प्रणाली को जो है दृढ़ता से लागू करा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, बेईमानी करोगे तो क्या होगा, मांस काट ले दिया जाएगा, ठीक है। और इसने क्या करा, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल नियंत्रण यानी कि कोई भी अपने मन से किसी भी तरह से जो है प्राइस किसी भी चीज़ का नहीं रख सकता था। ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है दक्षिण भारत की विजय के लिए क्या है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलिक काफूर, ठीक है। तो दक्षिण भारत पे देखो बहुत कम ऐसा हुआ है कि दक्षिण भारत पे आक्रमण हुआ है या जीत मिली है इन लोगों को, ठीक है, नहीं मिली, ज़्यादा नहीं। तो इसने किसको भेजा है, मलिक काफूर को भेजा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और क्या है यहाँ लिखा है हजार खमसा महल का निर्माण इसने कराया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस कि किसने किस चीज़ का निर्माण कराया, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे अलाई दरवाज़ा को जो है इस इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, दैवी अधिकार के सिद्धांत को जो है इसने ही चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को जो है इसने विभूषित किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया है, ठीक है। दीवाने रियासत इसने किसको बनाया था, इसने बनाया मलिक याकूब को बनाया था। अच्छा, इसके द्वारा जो है नियुक्त परवाना नवीस नामक जो है अधिकारी वस्तुओं की क्या परमिट जारी करता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, यहाँ पे लिखा है शहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था, ठीक है, मतलब एक मंडी हो गई, इसका नाम है शहनाए मंडी, ठीक है। फिर है सराय अदल, यहाँ क्या होता था, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल हो गया, अन्य निर्मित वस्तुएं जो यहाँ पे बिकने के लिए लाई जाती थी। समझ लिए मंडी जैसा ही है या दुकान जैसा है, तो क्या है, सराय अदल, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत यानी कि तारीख फिरोजशाही से मिलती है, ठीक है। मतलब इस बंदे की जो आर्थिक नीति है इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से तारीख फिरोजशाही से मिलती है। अच्छा, ये लिखी किसने है, ये लिखी है आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने, तो बर्नी शॉर्ट में याद रखिएगा। फिर इसमें लिखा है खजाइनुल फतुह अमीर, ठीक है, खजाइनु फतुह अमीर खुसरो, ठीक है, खुसरो नाम याद रखिए। फिर है रहला इब्न बतूता इब्न बतूता आपने सुना होगा। फिर है फुतूहस लातीन इसामी की कृति है, ठीक है। तो लिखा है मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर, नाजिर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। फिर है राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भूमि है उसको वापस ले लिया और इसे किस भूमि में मिला दिया, खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि आप कह सकते हैं ना शासक मतलब सुल्तान की होती है, ठीक है। तो जो ने दान दे रखी थी भूमि उसको वापस ले लिया, वापस लेने के बाद खालसा भूमि में उसने क्या करा, बदल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते गाइस। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये यहाँ लिखा है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद हसन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में, कब 1253 में हुआ था, कोई नहीं पूछा। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत यानी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन है, अमीर खुसरो। अच्छा, वे बलबन से लेकर जो है मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। मतलब ये हो गया कि भैया ये कौन सा एक ऐसा बंदा जो जिसने काफ़ी सुल्तानों के जो है अपना शासनकाल देखा। तो ये इसने कहाँ से, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक अली, इसके टाइम तक उसने सब कुछ देखा, ठीक है। इसे क्या बोला गया, तूतिए हिंद बोला गया, यानी कि भारत का तोता बोला गया, ठीक है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी इसी को जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है गाइस, यहाँ पे लिखा है कि जो ये खिलजी है अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा जो दो कर और लगाए गए, दो नवीन कर लगाए गए।
एक था आपका चराई कर यानी कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। एक था आपका गड़ी कर यानी कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ठीक है, मतलब घरों के लिए भी कर देना पड़ रहा है आपको, दुधारू पशुओं के लिए भी कर देना पड़ा। ये दोनों किसने लगाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या होता है? 1297 से लेकर आपका 1306 तक क्या है, मंगोलों के कितने 6 आक्रमण हुए। ठीक है, पहला जो है 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण हो गया आपका 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हो गया, तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ आपका कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आपका हो गया आपका 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा है 1305 में अली बेग और आपका है ताक के नेतृत्व में, छठा जो है आपका 1306 में कबक इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु की अगर बात करें तो 1316 में हो गई। अच्छा, गद्दी पे कब बैठा था गाइस? ये बैठा था आपका 1296 में, मृत्यु हो गई आपकी 1316 में। अप्रॉक्स 20 साल रह गया ये सुल्तान। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। अच्छा, इसे जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, मतलब बेकार आदमी था ये, कह सकते हैं आप। ठीक है, अब मुबारक खिलजी है ये बंदा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कभी कभी क्या है राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था बरनी के अनुसार। मुबारक कभी कभी जो है नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि जो है धारण करी। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है कि इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 को इसकी हत्या कर दी। स्वयं जो है ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठा दिल्ली के सिंहासन? खुसरो खां, इसी का क्या था? वजीर था, मुबारक खिलजी का वजीर था, उसने उसकी हत्या करी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब क्या हुआ कि खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करी। चलेगा, यहाँ पे खिलजी वंश हो जाता है खत्म। कब हो गया ये? 1300 कब से चला है ये? 1290 से चला, और कब तक? 1320 तक चला खिलजी। ठीक है, अब 30 साल। अब 1320 से जो है आपका तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए तुगलक वंश कहाँ 1320 से लेकर कब तक चला है? 1398 तक चल रहा है। ठीक है, तो यानी काफ़ी समय तक का है टाइम पीरियड इसका। तो गैस अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश, फिर हमने पढ़ा अभी खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी के बाद अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तुगलक के बाद आपका आएगा सैयद वंश, सैयद के बाद आएगा आपका लोदी वंश। ठीक है, और यहाँ पे इतने वंश हैं, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो अभी तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1312 से लेकर 1398 तक, यानी कि यहाँ से अगर आप 20 माइनस करें तो 78 कुछ साल तक का है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1320 में क्या हुआ? ये खुसरो खान ने तो मारा था मुबारक खिलजी को। ये जैसे कि कहाँ का इसने, इस बंदे ने मारा था मुबारक खिलजी को। तो इसने क्या करा यहाँ 1320 में क्या है, खुसरो खां को पराजित करके क्या हुआ, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है 1320 में क्या होता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। मतलब कहानी ये हुई कि बंदा तो ये था, ये खुसरो खां था। अब इसकी हत्या कौन कर रहा है? यहाँ पे 1320 में इसकी हत्या हो जा रही है। कौन कर रहा है गाइस? ये कर रहा है आपका गाजी मलिक, या आप कह सकते हैं तुगलक गाजी। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना गाजी मलिक या तुगलक गाजी, किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है? 1320 में ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, तो गयासुद्दीन ने जो है अलाउद्दीन के समय में लिए गए जो अमीरों की भूमि उसको लौटा दिया। जो हमने कैसे यहाँ पे अभी पढ़ा था ना कि इसने क्या करा कि ये मिल्क है, इनाम है, वक्फ है, इस भूमि को जो है लोगों से वापस ले लिया और खालसा भूमि में मिला दिया। अब जो ये बंदा है ये वाला गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या करा? इसने ये सारी जमीन अमीरों को वापस कर दी। ठीक है, तो इसने जो है सिंचाई के लिए क्या किया? कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट बात है गाइस, क्योंकि कुएं नहरों का निर्माण या सिंचाई के लिए जो भी है ना इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, संभवतः जो है नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक है। देखिए ये बात भी आ गई, ये पहला शासक है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिसने ये काम किया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, दिल्ली के समीप जो है स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक क्या है एक नए नगर की स्थापना करी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, इसने कौन से नगर की स्थापना करी? दिल्ली के पास तुगलकाबाद, राइट। फिर इसमें लिखा है रोमन शैली में जो है निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया, और इस दुर्ग को क्या
56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई भैया, अभी इतनी जल्दी हो गई। 1320 से लेकर 1325 तक की कहानी चली इसकी, ठीक है। 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है बंगाल के अभियान से लौटते हुए। अच्छा, ये बंगाल गया था, बंगाल से वापस आ रहा था। तो अब क्या होता है कि जूना खां द्वारा जो है एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है, दरबार बनवाया जाता है। वो कहता है कि भैया आओ यहाँ पर ठहरो, और वो गिर जाता है या कुछ हो जाता है उसमें, ठीक है। तो मतलब जूना खां के द्वारा क्या होता है, लकड़ी का महल बनवाया जाता है। महल में जो है वो गिर जाता है और दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को मारने का काम किसने किया है, जूना खां। अच्छा, उसके बाद जो है ना, गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां, एक ही बात है, एक ही नाम है, एक ही बंदा है, ठीक है। उलुग खां या जूना खां जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इंपॉर्टेंट बात हो गई गाइस। तो यहाँ पे देखो गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा, फिर हमने जूना खां या उलुग खां पढ़ा, लेकिन ये किस नाम से गद्दी पे बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 1320 से लेकर ये 25 में मर गया, राइट। अब ये जो है 1325 में ये बैठ जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया ये। अच्छा, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है ना, ये बंदा जो है आपका सबसे ज़्यादा शिक्षित था और क्या था, विद्वान भी था और योग्य भी था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो इसको जो है अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति जो है उपेक्षा भाव रखने के कारण क्या होता है, स्वप्नशील, पागल, रक्त पाशु कहा गया। मतलब ये खतरनाक बंदा था, ठीक है। अच्छा, इसने जो है ना कृषि के विकास के लिए अमीरे को ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, नामक क्या है, एक विभाग बनाया, नवीन विभाग की स्थापना करी, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, कुछ याद रहे ना रहे, इसमें ये जरूर याद रहना है, अमीरे को ही किसके लिए है, किसी कृषि के विकास के लिए। अच्छा, इसने जो है राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दी, ये भी इंपॉर्टेंट, देवगिरी में कर दी, और इसका नाम बदल दिया, देवगिरी का नाम क्या रख दिया इसने, दौलताबाद रख दिया, इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में जो है 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और दूसरा एक जाड़े में देता था, एक गर्मी में देता था। और यहाँ लिखा है कि कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा ये जो बंदा है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है ताजे फल कहाँ से आते थे, खुरासान से, और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था, कैसे, डाक के द्वारा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा यानी ये टोकन मनी के अंतर्गत जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कांसा यानी कि कांसा, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक बंदा है, उसके अनुसार जो है कांसा, और बर्नी के अनुसार तांबा, धातुओं के सिक्के चलवाए, ठीक है। मतलब कहते हैं टोकन मनी यानी कि सांकेतिक मुद्रा में कांसे और तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है, जिसका मूल्य जो है चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। मतलब जैसे आज आप देखते हैं ना दिल्ली मेट्रो में टोकन मनी आती है, तो वो ना एक कॉइन मिलता है, उसका आप 50 रुपये का भी वो कॉइन ले सकते हैं, 100 रुपये का भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उस प्लास्टिक के सिक्के का मूल्य जो है ना 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक वो सांकेतिक मुद्रा है। अच्छा, वो जैसे अभी तो यहाँ तो प्लास्टिक है, लेकिन वहाँ क्या थी, कांसा या तांबा हो सकती थी, ठीक है। अभी इसमें कांसा, फरिश्ता कह रहा है कि वो जो टोकन मनी है वो कांसा थी, बर्नी कह रहा है नहीं भैया तांबा थी, ठीक है, या दोनों हो सकती है, ठीक है। और इसका मूल्य जो है चांदी के रुपए के बराबर होता था। अच्छा, एडवर्ड थॉमस ये बंदा, ठीक है, इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी, क्या, प्रिंस ऑफ मनी अर्स। आगे बढ़ते गाइस, चलिए आगे नहीं बढ़ते, पीछे बढ़ते। तो गाइस यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। एक, इसने क्या करा, इसने करा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी। दोआब का मतलब होता है गाइस 2 नदियाँ बह रही हैं, उसके बीच का एरिया दोआब, ठीक है। तो इसने एक काम ये करा। दूसरा, इसने राजधानी परिवर्तन करवाया, मतलब अभी हमने देखा दिल्ली से कहाँ, देवगिरी का नाम इसने बदल के फिर क्या रख दिया था, दौलताबाद रखा था, ठीक है। दिल्ली से इसने कहा देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या करा था, दौलताबाद रखा। तीसरा काम इसने करा सांकेतिक मुद्रा, अभी हमने देखा पीछे, ठीक है। चौथा, इसने किया खुरासान और जो है कराची अभियान किया, यानी यहाँ पे युद्ध किए। तो ये 4 काम इसने करे हैं, ठीक है। हालांकि ये सफल किसी में भी नहीं रहा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री, क्या नाम था, अफ्रीकी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का क्या हुआ, काजी नियुक्त किया। 1342
में सुल्तान ने इसे जो है राजदूत के रूप में कहाँ भेजा, चीन भेजा। मतलब यही एक बंदा है, पहले क्या है दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ, उसके बाद उसको चीन राजदूत के रूप में भेज दिया गया। आया कब था, 1333 में आया था। किसके टाइम में आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इब्न बतूता की पुस्तक है जिसका नाम है रहला। रहला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं उसके बारे में आप यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसने अपनी जो पुस्तक है उसमें विदेशी व्यापारों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, इन सब के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इसने जो है आपका नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया, मतलब सती प्रथा का। तो इसके कथानुसार सती होने के लिए जो है सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, मतलब हर कोई नहीं हो सकता था, सुल्तान अगर कहे तो हो सकता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ, जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने जो है संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। तो बंदा पहला है, मतलब इसके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये पहला बंदा है जिसने क्या करा कि संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। कौन है, जिया नक्शबी, ठीक है। तो इसकी जो पुस्तक है तूती नामा था, पुस्तक का नाम था तूती नामा, ठीक है। इसने एक तोता जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति जो है यात्रा पर गया है। विरहिणी मतलब दुखियारी टाइप, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर जो है सम्मान प्रदान किया। इंपॉर्टेंट नाम है जिन प्रभु सूरी, ठीक है। अच्छा, इसने जो है, इसकी जो मृत्यु है कब हो रही है यहाँ पे, 1351। गद्दी पे कब बैठा था गाइस, 1325 में बैठा था, मृत्यु हो गई 51 में। अच्छा, 1351 में वन को सिंध जाते समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गई, मतलब सिंध जा रहा था तो भट्टा के निकट हो गई, ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या है, दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट बात हो गई गाइस कि जो हरिहर बुक्का है इसने इन दोनों ने जो है विजयनगर की जो स्थापना करी, किसके शासनकाल में करी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल करी। कब, 1336 में। कहाँ पे है ये, दक्षिण में। अच्छा, तो महाराष्ट्र में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो गैस मृत्यु उसकी हुई 1351। हरिहर बुक्का ने विजयनगर। फिर है अलाउद्दीन बहमन शाह, किसने बहमनी राज्य की स्थापना करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या होता है, इतिहासकार बदायूनी ये क्या लिखता है, ये लिखता है अंततः, इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से लोगों को मुक्ति मिल गई और लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक को मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो इसने जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और क्या है बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया, पहला बंदा था। अच्छा, इसने जो है बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर जो है मकबरे बनवाए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया याद रखिएगा, ठीक है। वैसे सारे है, बदायूं में क्या है मीरन मुलहिम और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, मतलब इन सब की क्या करा कि जो कब्र थी उस पर जो है मकबरे बनवाए। अच्छा, फिर हमने पढ़ लिया गैस गियासुद्दीन तुगलक पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा और उसके बाद आएगा नाम फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये देखिए फिरोज तुगलक का राज अभिषेक जो है थट्टा के निकट ही किसकी मृत्यु होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है आपका, उसका राज्य अभिषेक कब हो रहा है, थट्टा के नज़दीक हो रहा है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मरा है। अच्छा, तब तो फिरोज का राज्य अभिषेक दिल्ली में 1351 को हुआ, मतलब थट्टा के निकट हुआ 20 मार्च में। सन तो यही है 1351 और मार्च के बाद अगस्त में 1351 में ही अगस्त में क्या होता है, दिल्ली में राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है। फिर खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। अच्छा, राजस्व व्यवस्था
के अंतर्गत जो है फिरोज़ ने अपने शासनकाल में क्या किया, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। ये अच्छी बात है। केवल 4 कर यानी कि खराज यानी कि लगान, खुम्स यानी कि युद्ध में लूटा हुआ जो माल है, जजिया और जकात वसूल करने का आदेश दिया। इसने 24 जो है कर हटा के ये 4 खराज, खुम्स, जजिया, जकात ये लगाए रखे। ठीक है। अच्छा, इसने जो है ब्राह्मणों पर जो है जजिया लूट जजिया लागू करने का जो है पहला मतलब गाइस देखिए, ब्राह्मण जो है ना जजिया कर नहीं देते थे, बट फिरोज शाह तुगलक पहला बंदा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगा दिया। अच्छा, इसने एक नया कर यानी कि सिंचाई कर लागू किया। अच्छा, इसका ये कितना होता था, सपोज कि 100 किलोग्राम आपका गेहूँ हुआ है सपोज, तो इसका जो है 1/10 भाग जो है ये ले लेता था एज इरिगेशन टैक्स या सिंचाई कर के नाम पे। यानी कि अगर आप इसे काट दे तो 10 किलोग्राम ही सिंचाई कर ले लेता था। ठीक है। अच्छा, इसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, 300 नए नगरों की स्थापना कराई। कौन नगर है, कुछ नगर के नाम देखिए। हिसार आपको पता होगा, फिरोज़ाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद पता होगा, जौनपुर भी, फिरोज़पुर भी। ये नाम तो सिंपल भी हैं। देखिए आधे तो एफ फिरोज शाह तुगलक एफ से ही है। हिसार और जौनपुर भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या होता है, खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर क्या है दिल्ली में स्थापित कराया गया। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक ने 2 जो है आपके स्तंभ बनाए थे। ठीक है। तो तो क्या होता है कि जो ये 2 स्तंभ बनाए ना, तो इसको ना उठा के वहाँ से एक खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव से लाया और दिल्ली में स्थापित किया, एक मेरठ से लाके दिल्ली में स्थापित कर देता है। अच्छा, तो ये इसने क्या है अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए विधवा, तो इसने बहुत अच्छे काम करेगा। ठीक है। तो क्या है, तो आप कुछ अच्छी चीज़ आए ना और तुगलक वंश में आए तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए सहायता के लिए क्या है एक नए विभाग यानी कि दीवाने खैरात की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, इसने क्या है इसके शासनकाल में सबसे बड़ी क्या है दासों की संख्या थी, मतलब दास सबसे ज़्यादा थे इसके टाइम में। ठीक है। तो ये किसके टाइम में, फिरोज शाह तुगलक, और करीब कितने 1,80,000। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दासों की जो है देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनाया, दीवाने बंदगाह। ठीक है। ये दासों के लिए था, उनकी देखभाल के लिए था। ठीक है। तो इसने सैन्य पदों को जो है वंशानुगत बनाया, मतलब कि पापा का बेटा उसी पद पे आएगा, उसका बेटा उसी पद पे आएगा, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसने अपनी जो है आत्मकथा क्या फतुहात फिरोज शाही की रचना करी, खुद ही करिए क्या, फतुहात फिरोज शाही की रचना इसने खुद करी। इसने जो है बरनी यानी कि जियाउद्दीन बरनी और क्या है शमशेर सिराज अफीफ को अपना क्या है अब संरक्षण प्रदान करा, मतलब इन दोनों को, इसने बरनी को सिराज यानी कि शमशेर सिराज को अपना संरक्षण दिया। अच्छा, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अप्पाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से जो है इसने क्या ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करवाया। ठीक है। क्या ज्वालामुखी मंदिर से इसने कुछ मतलब वहाँ पे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होगी, वहाँ से इतने ग्रंथ का क्या करा फारसी में अनुवाद करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित जो सिक्का है उसे भारी संख्या में जारी कराया है। इसे अध्याविक कहा गया, मतलब इस सिक्कों का मतलब किस से मिला हुआ सिक्का है, चांदी और तांबे से। अच्छा, इसकी मृत्यु कब हो जाती है 1388 में। अच्छा, सिंहासन पे कब बैठता है 1351 में बैठता है। ठीक है। अब फिरोज इसके काल में, मतलब जब ये था फिरोज शाह तुगलक था, तो इस खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की, पता नहीं कैसी इतना इंपॉर्टेंट है यानी से की जाती है। अच्छा, यहाँ लिखा है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया, तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तुगलक वंश में जो अंतिम शासक है यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है। इसका शासन दिल्ली से पालम तक था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है तैमूर लंग। अच्छा, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लास्ट में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा है तैमूर लंग ने सुल्तान, ये वाला सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक
के समय यानी कि 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आपने तैमूर लंग यानी कि आपने तैमूर नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो तैमूर ने क्या करा इसी के शासनकाल में यानी 1398 में दिल्ली पे आक्रमण करा। अच्छा, तो ये जो बंदा है ना नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में क्या होता है, मलिक कुश पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक क्या है हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए जो भी है हमने पढ़ लिया। गुलाम वंश पढ़ा गाइस, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी पढ़ा। उसके गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा था गाइस, हमने खिलजी पढ़ा। खिलजी के बाद हमने तुगलक पढ़ा। तुगलक के बाद हम पढ़ेंगे सैयद, और सैयद के बाद हम पढ़ेंगे लोधी। ठीक है, तो अभी हम पहुंच गए हैं सैयद पे। ठीक है, तो 1414 से लेकर आपका है कब तक है 1451। ठीक है, चलिए सैयद पढ़ते हैं। तो सैयद वंश की जो स्थापना है खिज्र खां ने की, तो इम्पॉर्टेंट बात है, स्थापना कौन कर रहा है। सुल्तान की उपाधि ना धारण कर इसने क्या किया, रैयत आला की उपाधि धारण करी। मतलब इसने खिज्र खां जो है उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, किसकी, रैयत आला की उपाधि धारण करी। अच्छा ये जो बंदा है ना ये तैमूर लंग का सेनापति था, और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त करा। ठीक है, मतलब कहानी कुछ आती है, तैमूर लंग आया, भारत पे आक्रमण करा इसने। ठीक है, कुछ जीता जगह, यानी सपोज मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर ये सब जीता। अब क्या हुआ, भारत से वापस चला गया बंदा, ये वाला बंदा वापस चला गया। अब इसने कहा यहाँ कोई तो सेनापति रखो, तो इसने क्या करा, खिज्र खां को यहाँ का सेनापति रख दिया। अच्छा, खिज्र खां जो है नियमित रूप से तैमूर के पुत्र यानी कि शाहरुख को कर भेजता रहता था। ठीक है, अब ये सेनापति है तो पैसा भेजता रहता था वहाँ। अच्छा, इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1421 में। कहानी स्टार्ट हुई 1414 से। कब स्टार्ट होती है, 1414 से। ये इसकी मृत्यु होती है खिज्र खां की 1421 में हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो पुत्र था ना खिज्र खां का, मुबारक खां ने जो है शाह की उपाधि धारण करी। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। मतलब आप मुबारक शाह कह दीजिए या मुबारक खां कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसने देखिए खां है ना, शाह की उपाधि धारण करी, यहाँ लिखा है मुबारक शाह। अच्छा, इसका संरक्षण कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, इसकी जो पुस्तक है यानी कि तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, किस बुक में मिलती है, सैयद वंश के तारीख मुबारक शाही। यहाँ लिखा है यमुना के किनारे क्या है, मुबारकाबाद। ठीक है, इसकी स्थापना करवाई इस बंदे ने, मुबारक शाह ने। ठीक है, तो जो अंतिम सुल्तान की अगर हम बात करें सैयद वंश की, तो वह है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो इसका जो शासन है सैयद वंश का कब तक का है, 37 ईयर्स का। अच्छा गाइस, हमने पढ़ा था ना खिलजी का जो टाइम पीरियड था 1290 से लेकर था 1320 तक का था, यानी कि 30 साल का था। ठीक है, ये सबसे कम खिलजी वंश रहा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है हम बात करें सैयद की, इसने कहा 37। खिलजी जो था आपका गाइस, खिलजी था 30 है, और सैयद जो था 37 था। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे कम खिलजी, सेकंड नंबर पे आता है सैयद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैयद के बाद आता है आपका लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश कब से, 1414 से लेकर 1451 तक चला था सैयद वंश। अब 51 में कौन आ जाता है, लोधी आ जाता है। तो 1451 से लेकर 1526 तक का लोधी वंश का टाइम पीरियड है। तो गाइस आप काउंट कर लीजिए ऐसे ही, तो यहाँ कुछ 50 साल और यहाँ पे 50, 60, 70, 76 ईयर तक आपका जो है लोधी वंश चला है अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा तो कुछ 76 मान लेते हैं। ठीक है, और जो आपने अभी पढ़ा था ना तुगलक वंश का गाइस हमने पढ़ा था 1320 से लेकर 1396 या 98 था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है टाइम पीरियड है तुगलक वंश का। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं लोधी वंश का। ठीक है ठीक है, लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। तो बहलोल लोधी संस्थापक था। ठीक है, अब ये क्या होता है यहाँ 1451 को जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि पर, मतलब ये उपाधि लेकर ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। बहलोल लोधी किस नाम से, बहलोल शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली पर प्रथम जो है अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको मिला है, यहाँ पे बहलोल लोधी को मिलता है। अफगान राज्य कौन, बहलोल लोधी। अच्छा, बहलोल लोधी ने जो है बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, मतलब जो सिक्के थे उसके टाइम के वो थे बहलोल सिक्के। ठीक है, वे अपने सरदारों को जो है आपका मकसद अली कहकर पुकारता था। अच्छा, वे अपने सरदारों के
खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब ये अच्छी बात है। ठीक, तो इसका जो पुत्र है क्या नाम है, निज़ाम खां, 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी और सेकंड नंबर पे आ जाता है इसका पुत्र यानी कि निज़ाम खां। ठीक है, तो बहलोल लोदी की कहानी का 1451 में स्टार्ट हो रही है, सिंहासन पे बैठता है 1451 में। ठीक है, अब जो बंदा है उसका जो बेटा है निज़ाम खां कब बैठता है, 1489 में। ठीक है, अब लिखा है कि 1504 में सिकंदर लोदी, तो बंदा जो है ना ये निज़ाम खां किस नाम से बैठा है, सिकंदर शाह कह लीजिए, सिकंदर लोदी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है 1504 में सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना यानी कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करा है, भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी किसके टाइम पीरियड का है, ये किसने स्टार्ट किया है, सिकंदर लोदी ने करा है। ठीक है, तो पहला बंदा था बहलोल लोदी, दूसरा बंदा है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, अच्छा, तो यह है गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान है वो भी यही बंदा है, सिकंदर लोदी। अच्छा, तो आगरा की स्थापना भी कराई, तो इसने जो है ना आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसके आदेश पर जो है संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में यानी कि फरहंगे सिकंदरी नाम से जो है अनुवाद होता है। तो इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को जो है तोड़कर उसके जो टुकड़े हैं उसको कसाईयों के मांस तोड़ने के लिए जो है यूज़ किया, मतलब कसाई जो होते हैं ना मांस तोड़ने के लिए जो बाट का यूज़ करते हैं, उसकी जगह उन्होंने क्या करा, जो ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा और उसको यूज़ करवाया। तो उसने जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यहाँ पे इसने कुछ काम करे जो खराब थे। ठीक है, यानी कि ताजिया निकलवाने को मना कर दिया, और स्त्री जो है ना, स्त्रियाँ यानी कि फीमेल्स जो हैं वो पीरों और संतों की मज़ार पर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर है गले की बीमारी के कारण क्या होता है, ये जो बंदा है ना सिकंदर लोदी उसकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। ठीक है, तो इसी दिन क्या है उसका पुत्र यानी कि इब्राहिम शाह, इब्राहिम लोदी कह दीजिए, तो इस इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करता है और आगरा के मतलब दिल्ली के सिंहासन के, अब राजधानी तो आगरा थी, तो आगरा के सिंहासन पे ही बैठ जाता है बंदा। तो पहला नाम हमने पढ़ा बहलोल लोदी, दूसरा नाम पढ़ा सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी का जो बेटा है यानी कि इब्राहिम लोदी, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो इसमें लगा संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुक्त्या होली में भाग लेता था, मतलब जो सिकंदर लोदी था वो होली में भाग लेता था, इतनी सी बात। ठीक है, आगे बढ़ो। लिखा है कि दिल्ली की जो मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर यानी कि मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। यानी दिल्ली में मोट मस्जिद किसने बनवाई, कब बनी है, 1505 में। इसका जो वजीर था सिकंदर लोदी का वजीर था मियाँ भोइया। ठीक है, इसने बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 1526 को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, ये जो तीसरा बंदा है ना इब्राहिम लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और फिर है इब्राहिम लोदी। यहाँ इब्राहिम लोदी चल रहा है अभी। तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी बाबर, इन दोनों के बीच में होता है, 21 अप्रैल 1526 में होता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, और ये क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार जाता है। ठीक है, तो इसी युद्ध में क्या है, वह मारा गया। कौन मारा गया, ये जो तीसरा बंदा था इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर के द्वारा मारा गया। अच्छा, भारत को अब क्या होता है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण मिलता है। पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे यानी कि आपका आलम खां, इनके द्वारा, मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि गाइस इब्राहिम लोदी चल रहा है अभी, ठीक है, शासन इसका चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, टाइम आ जाता है 1526। अब इसके कुछ दुश्मन भी थे। एक पंजाब का एक बंदा था जिसका नाम था दौलत खां लोदी, और एक जो इसी का इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका नाम है आलम खां। ये दोनों जाते हैं ना बाबर के पास, कहते हैं भैया आओ आक्रमण करो। तो यहाँ आक्रमण होता है, नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। चलिए, तो गाइस एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड शेयर करिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो। और कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप गाइस कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए, इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी यहाँ सल्तनत कालीन भारतीय नहीं, शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है।